रिफ्यूजीज़ जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनाया, वो यहीं पर आए, भारत को अपनाया। उनको इसलिए ये उम्मीद रही कि जब वो वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के जम्मू कश्मीर में बस गए तो उन्हें सरकार द्वारा कुछ ज़मीनें अलॉट की गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर छोड़ दी। अपना कईयों ने अपने कई परिवार के सदस्यों को वहाँ पर खो दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ छोड़ दी। और जम्मू कश्मीर में आज उनको बसे हुए काफ़ी साल हो गए, एक लंबा अरसा हो गया है, ठीक है। लेकिन आज वही रिफ्यूजीज़, जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनता है, वो रिफ्यूजीज़, हालांकि सरकार इनको डिस्प्लेस पर्सन कहती है, आज तक इनको रिफ्यूजीज़ का वो टैग नहीं दिया गया है। भले ही कश्मीरी पंडित्स को ये कहा जाता है कि वो रिफ्यूजी हो गए अपने स्टेट में ही, लेकिन इनके लिए कभी किसी ने वो दर्द नहीं समझा। इनके लिए कभी ये नहीं सरकारों ने समझा कि इनकी हालत क्या है। और आज मैं आपको बताऊं, 81 साल के बुज़ुर्ग ये चेयर पे बैठे हैं। आखिर क्या मजबूरी है ये बुज़ुर्ग यहाँ पर रोड साइड पे मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और क्या वजह है कि यहाँ पर ये बैठे हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। एक और जनाब मेरे साथ हैं, ये भी डिस्प्लेस पर्सन है, रिफ्यूजी हैं, और इनके साथ आखिर ज़मीनों को लेकर जो खेल हो रहा है उसने इनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। आखिर वो ज़मीनों का, जो इनको ज़मीनें अलॉट हुई थी, वो खेल क्या है, उस खेल को जानेंगे। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर सरकार में जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरते हैं, जब तक आप मुखर होकर मीडिया में नहीं आते हैं, तब तक आपके किसी भी मसले मिसाइल को सुना नहीं जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मैं भूषण शर्मा, जिला अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी। ठीक है भूषण जी, मुझे ये बताइए, मैं आपसे बातें कर रहा था, आप वो लोग हैं जिन्होंने देश के साथ खड़े जो हुए उस समय के, ठीक है, आपके पूर्वज आए होंगे, जो भी हुआ होगा, लेकिन आज भी आप डटे हुए हैं। क्या मामला क्या है, ज़मीनों को लेकर क्या दिक्कत हुई आप? अगर आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कहते हैं तो वो इन डिस्प्लेस पर्सन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, इनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है। जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ज़मीनों को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो आप थोड़ा सा समझाइए, पब्लिक को बताइए कि आखिर क्या मामला क्या है। हाँ, हमारी वहाँ पे कम से कम एक परिवार की 100 कनाल, किसी की 150 कनाल, किसी की 120 कनाल तक ज़मीन थी। और हमारी ज़मीनों में बाग लगे हुए थे, खुबानी के बाग थे, इसके अखरोट के बाग थे, हमारी बहुत अच्छी पैदावार वाली ज़मीन थी। उसके बदले में हमें जम्मू डिवीज़न में कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, इन ज़िलों में 3 स्केल में हमें ज़मीन दी गई। 24 कनाल, 32 कनाल और 48 कनाल। 48 कनाल उनको दी गई जो इरिगेशन सिस्टम में नहीं आती थी। तो वो अब 1954 में हमें जो 578 कैबिनेट का ऑर्डर हुआ, उससे हमें अलॉट हुई ज़मीनें। और 1965 में 254 कैबिनेट ऑर्डर से हमें उसकी मालकियत दी गई। उस 1954 में अलॉट हुई और 265 में आपको कैबिनेट ऑर्डर 254 में हमें मालकाना हक दे दिया गया। ये परेशानी आ रही है, हम 1964 से 1965 से इन ज़मीनों को बेच रहे थे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन अब 2019 में जब ड्यूटी बन गई तो इन्होंने क्या किया, हाँ, हमारे पे एक ऑर्डर निकाल दिया, रजिस्टर अपना इंस्पेक्टर जनरल जो रेवेन्यू है उसने एक ऑर्डर निकाल दिया, ये ज़मीनें सिर्फ आप कल्टीवेट करके, इनमें खेती करके आप फसल ले सकते हो, आप इनको बेच नहीं सकते। तो ये कब आया था ऑर्डर? ये 2019 में आया। अच्छा। तो लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, रजिस्ट्रियाँ होती रही। जे आके 2023 में मार्च से इन्होंने रजिस्ट्री बंद कर दी। ये उसी ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं? वो पिछला कोई ऑर्डर है उसका हवाला दे रहे हैं। जब आप इतने समय से मालिक थे, हाँ, जमीनें किस लिए दी थी? आपके जो आपका अपना रोजगार, अपनी जरूरत के जरूरतें पूरी कर सके, अपनी जरूरतें, क्योंकि आपका वहाँ पे सब लूट गया, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। मकान बाहर रह गए, जमीनें 100 कनाल के बदले में किसी को क्या दिया, 24 कनाल, 32 कनाल, उसके बाद 100-120 कनाल के बदले में इतनी जमीन दी। 2023 का जो वो आप ऑर्डर कह रहे हैं जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तब से आपकी कोई भी जमीन की कोई रजिस्ट्री या कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। हमने फीस भरी है, हमारे पास फर्द कटे हुए हैं ज़मीनों के, आप रजिस्ट्री कराओ। जब रजिस्ट्रार के पास गए, उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऑर्डर आया, अब आप ज़मीन को नहीं बेच सकते।
तो हमने उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया, सरकार के हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वो तो समझ आ रहा है कि आप लोग तब से ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप- एक मिनट आपके पास आता हूँ, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ। अंकल के ना ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੇਮ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੇਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ, ਫੀ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ। 3 ਦੇ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਸਤੰਬਰ 23 ਇਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ? ਹਵਾ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 29 ਕਨਾਲ, 29 ਕਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 6-7 ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ 81 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ? ਕੋਈ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਗਰੋਟੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਿਆ 500 ਰੁਪਇਆ, ਹੂੰ ਔਰ एक रजाई, एक तलाई, एक 2 चादर, ਅੱਛਾ, बस। बाकी राशन जरा वो मिलता रहा और कोई नहीं मिले। उस तो बाद असी उन्हें ट्रांसफर किया सानू सिमल कैंप, ਅੱਛਾ, सिमल कैंप चो सानू कोई नहीं मिले। फिर असी आए कठुए, ਅੱਛਾ। तरफ सांझी कठुआ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। इतने भी सानू कोई नहीं मिले। साड़ियाँ जमीन जड़ियाँ उस तरह रही। 1950 के असी इतने आए थे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਵਾ 5.5 ਲੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, बस और ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ? कोई मदद आज तक नहीं ਕੋਈ मिली, ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ कोई ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ? बिल्कुल कोई चीज़ ਜਿਸ नहीं ਤਰ੍ਹਾਂ मिली। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ना 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 ना, एक पैसा नहीं मिला सानू, कोई चीज़ नहीं मिली। तो देखिए, ये वो लोग हैं और इन लोगों का दर्द जब आप समझेंगे या सुनेंगे ना तो आपकी आंखों से भी आंसू आएंगे। आप सोचेंगे कि सरकारें करती क्या हैं, किस तरह से गुमराह करती हैं, और वही हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब आपकी रजिस्ट्री इन्होंने बंद कर दी, मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हैं कि 5-6 महीने मुझे लगता है ये हो गए हुए हैं, है ना? तो इसको लेकर आपने कोई हायर अथॉरिटी से बात की? हालांकि आपने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल जो वो हैं रजिस्ट्रेशन, उन्होंने इसको बंद कर दिया है। कोई इन्होंने ओपिनियन किसी से लिया? मतलब अपने से ही इन्होंने बंद कर दिया? कोई हवाला दिया इन्होंने उसमें? इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया। इसके संबंध में 27/11/2023 को यहाँ पे एक जनता दरबार लगा था। अच्छा। हमारे डीसी ऑफिस में। वहाँ पे काबड़ा जो शालीन काबड़ा, हाँ। शालीन काबड़ा जी आए थे, वो फाइनेंस कमिश्नर। मैं अपनी जो एसोसिएशन है उनको साथ लेके उनको मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि विद इन 1 मंथ ये जो आपका काम है ये हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये जो मामला है, हाँ। जो आपको परेशानी आ रही है, इसको हटा के आपको वैसे रूटीन जो पहले होता था कि आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, आप ही मालिक हैं, आप बेचें चाहे रखें, जो मर्जी करें। आपके उन्होंने माना कि आपके साथ इंजस्टिस हुआ है। ये शालीन काबरा जी ने बोला। ये शालीन काबरा जी ने बोला आपके साथ इंजस्टिस हुआ है। उन्होंने उसी टाइम फ़ोन पे बात भी की हायर अथॉरिटी से कि ये किसने ऑर्डर निकाले, उन्होंने पूछा। आपको लगता है कि इसमें कोई, देखिए आपकी ज़मीनें थी, आपको मलकियत भी दी सरकार ने, बाकायदा कैबिनेट ऑर्डर जो था, ठीक है, उसके मुताबिक अब आपकी ज़मीनों को अचानक से यूटी बनता है जम्मू कश्मीर। और देखिए अफवाहें भी यही हैं कि जम्मू कश्मीर में देखिए जी बाहर से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग हमने देखे भी। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस्टेब्लिश हुए, होने भी चाहिए, अच्छी चीज़ है, रोज़गार मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि कोई कहीं कुछ और साजिश तो नहीं है कि आप लोग डर जाएं? देखिए अब सपोज मान लीजिए आपको कहा कि आपकी ज़मीन है जनाब, अब सरकार एक ऐसा ऑर्डर करेगी कि आपकी ज़मीनें वापस ले लेगी, ठीक है, तो आप डर जाएं, फिर सरकार कहे नहीं जी, अब आप कहेंगे कि हाँ जी यार ये तो मेरी ज़मीन चली जाएगी, तो कहीं आप सस्ते दामों में ना बेचना शुरू, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं लग रही है? देखो हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, हम इन चालबाजियों को हमें पता नहीं। सरकार की और पॉलिटिशियन जो है, हमें लगता है इसमें पॉलिटिशियन जो है कुछ ना कुछ इन्वॉल्वेशन है किसी की। और अगर नहीं होती तो इतने साल से हमें कोई किसी ने भी कोई अगर मदद नहीं की तो हम इसी पे गुजारा कर रहे थे। नुकसान
तो नहीं पहुंचाया ना इस तरह से नुकसान कि भी जी नहीं- आपको अब आपकी ये जमीन जो है आप उस पर बेच नहीं सकते। हाँ, ऐसा भी कोई ऑर्डर नहीं किया कि आप इस जमीन को अपने अपने हम अपनी मजबूरी, कोई भी जमीन अपनी प्रॉपर्टी जो मजबूरी के बिना कोई नहीं बेचता। अगर हमारी मजबूरी है तो हम तभी कोई ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी बेचता है। तो अपनी मजबूरी के हिसाब से हम उसको कोई टुकड़ा बेच के अपना कोई बच्चे का कारोबार करता है, बच्चे के लिए कोई कारोबार करता है, कोई बच्चे की शादी है। अब हमारी तो इसलिए मिली थी आप अब ज़मीन ही अब हमें इसलिए अब हमारे साल हो गया, रजिस्ट्री नहीं हो रही। हमारे कितने बच्चे हैं जिनकी इस वजह से शादी नहीं हुई, कितनी लड़की हैं अपनी उनकी शादी नहीं हुई। जमीनों पे आप लोन वगैरह भी ले सकते थे। पहले इससे पहले हमें इस पे लोन भी मिलता था। हम हर चीज़ उसको अपने हिसाब से अपना उसको यूटिलाइज कर सकते थे इससे पहले। लेकिन अब क्या साजिश है इसमें साजिश क्या है, और ये आने वाले समय में इसका बहुत भारी खमियाजा उठाना पड़ेगा। हम सड़कों में उतरेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। कभी सरकार ने ये भी कहा कि आप लोग वहाँ से आए, ठीक है, आपके कई लोग मैं देखता हूँ कैंपों में आज भी रह रहे हैं, भूर कैंप जैसे, वहाँ पे उनकी हालत बड़ी दयनीय है, बड़ी बुरी हालत है उनकी। मैं जाता हूँ कई बार उनके पास। अभी तक बहुत मदद, और उसके अलावा आज तक सरकार ने कभी कहा 5.5 लाख तो आपको चलो जिस सरकार ने दिए, लेकिन वो भी एक 5.5 तक ही सीमित। 5.5 लाख की आपको बात बताता हूँ। जो 5.5 लाख, हम इसका भी धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का, जिन्होंने 75 साल के बाद हमें दिया। लेकिन उसका परिवार जो 1947 में हेड ऑफ दी फैमिली थी उसको दिया। तो 75 साल में आप अंदाजा लगा सकते हैं एक फैमिली की कितनी फैमिली बन गई है आज की डेट में। वो किसी को, कई लोग ऐसे हैं जिनको 50 हज़ार भी नहीं हिस्से में आया। ये हम धन्यवाद करते हैं, चलो 75 साल के बाद दिया। लेकिन आज ये भी हिसाब लगाओ एक फैमिली की कितनी फैमिली बनी हुई है। ठीक है, लगता है कि आप लोगों के साथ एक तरह से मतलब वैसा व्यवहार हो रहा है कि मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि सरकार को लगता है, ये कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो, ऐसे पहले सरकारें नहीं हो, लगता है आए हैं ठीक है यार बैठे रहेंगे, हमें क्या लेना देना, कुछ इनका बने या ना बने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो इससे पहले तो जो सरकारें रही उन्होंने तो हमारे साथ बेइंसाफ़ी की, क्योंकि कोई भी किसी तरह का एक पैसे की भी हमें एक 500 रुपया 1947 को हमें लोन दिया था, उस पर भी 4.5% इंटरेस्ट लेके हमारे से वापस लिया वो। अच्छा, हमें कोई किसी ने टेंट नहीं दिया, रहने के लिए कोई नहीं दिया। हमें ज़मीनें जब अलाट की, जो ज़मीनें अलाट की वो वहाँ पे जंगल थे, उन जंगलों को हमारे बुज़ुर्गों ने उन जंगलों को उखाड़ के ज़मीनें बनाई हैं। वो ज़मीनें को उस समय सारी ज़मीनें जो कल्टीवेटर के लायक नहीं थी, वो हमारे बुज़ुर्गों ने साल 2 साल में वहाँ से जंगल उखाड़ के वो ज़मीन बिजाई के लिए तैयार की। अब आपका वो जो आपने जो जंगल झाड़ थे आज वो सोना अगर बन गया है तो अब उस पर किसी की नज़रें जो है वो बुरी नज़र अब वो पड़ गई है उन लोगों की। अब ऐसे ही हाँ जी, 1947 में जब हम आए थे तो इन्होंने जो हमें कैंपों में रखा, उसके बाद इन्होंने ज़मीनों पर भेजा। तो क्या अगर ये आज कश्मीरी पंडितों के लिए जो अपनी स्टेट में रिफ्यूजी हुए हैं उनके लिए अगर ये पैसा रख सकते हैं, तो जो हम 1947 से आए हैं हमारा हक किधर गया? हम तो सारे मकान, ज़मीन, जायदाद और कई लोग अपने परिवार के आदमी भी वहीं छोड़ के आए हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता? ये गवर्नमेंट कैसे चला रही है? ये रेवेन्यू ने, हमने ये कागज़ फीस भरी, सब भरा। कितने पैसे लगे थे जब फीस आपने बनाए थे ये कागज? 15-16 हज़ार रुपये लगे। अच्छा, तो अब ये मतलब हाँ, ये अब उन्होंने इनकार कर दिया कि ये नहीं बनेगा, ये रजिस्ट्री नहीं होगी। तो हम कैसे कराएंगे? अपनी ज़मीन अगर किसी को फरोख्त करनी है तो वो कैसे फरोख्त करेगा? ये तो हमारे साथ एक किस्म की धक्काशाही है। गवर्नमेंट धक्काशाही कर रही है, जिधर से प्रेशर पड़ता है उनको पैसा मिल जाता है, जिधर से प्रेशर नहीं है उधर पैसा नहीं मिलता। ठीक है अंकल। कोई और है बोलने वाला? आ जाइए अगर कोई है बोलने वाला तो आ जाइए बीच में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनिंदर पाल सिंह है। मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर हूँ।
जैसे कि मेरे बुजुर्गों ने आपको ये डिटेल में बता दिया कि कैसे 47 में जो त्रासदियाँ हुई, वहाँ से कैसे इन्होंने अपना जो परिवार, हमारे बुजुर्गों ने भी, क्योंकि हम भी 1947 से ही माइग्रेंट होकर यहाँ पहुँचे थे, हम जब उनसे बात करते थे वो हमें ज़रूर बताते थे कि उन्होंने कैसे वहाँ से जब निकले थे तो उन्होंने जाना बचाने मुश्किल हो गई थी। जैसे मेरे बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने वहाँ डटकर मुकाबला भी किया, हमारे परिवार से 4-4, 5-5 आदमी ने वहाँ अपनी जानें गंवाई और इस देश में आए, और इस देश के आज़ादी के बाद आज तक उन्होंने अपनी जो सेवाएं थी, जैसे भी आप देखते थे आज इस रिफ्यूजी परिवारों ने, जहाँ आज 15.5 लाख तक इनकी आबादी है, उसमें इन्होंने कई IAS केस अफसर, कई आर्मी में, कई जो डिफरेंट जो हमारे सेक्टर हैं सर्विसेज दे रहे हैं, कईयों ने अपनी इस देश की आन बान शान के लिए अपनी जानें गंवा दी। पर 254C के तहत जैसे इन्होंने बताया कि हमें जगह जो अलाट हुई, हमें मालिकाना हक मिला, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जब से वो अलाट हुई उसके बाद वो जगह 4 जगह सेल भी हो चुकी है। अगर कोई खुशी से आपकी पता जगह तो बेचता नहीं है, अगर किसी को आज पता है कि आज उस टाइम लोगों के इनकम सोर्स नहीं है, लोग अपनी हेल्थ के लिए, आज लोगों को गंभीर बीमारी हैं, आज कोई DMC में भी मुझे ऐसे परिवार भी मिले हैं जिन्होंने आज DMC में इलाज चल रहा है, वो इन ज़मीनों की बदौलत सोच रहे हैं कि अपना परिवार बचाएंगे। आज कईयों ने जान गंवा ली और कहीं गंवाने की कगार पे बैठे हुए हैं। जैसे कि किसी ने हाउसिंग लोन लेने हैं, आज मेरे कई में हम इलेक्टेड मेंबर हैं, हमारे पास लोग आते हैं कि हमें लोन करवाना है। आज 1 लाख का लोन लेने के लिए आपको पता कि मॉर्टगेज करना पड़ता है। आज उस मॉर्टगेज की हम उससे भी दूर हो गए हैं। वो पटवारी हैं, जो तहसीलदार हैं, वो कह रहे हैं आप इस कैटेगरी में भी नहीं आते कि हम आपको लोन दे सकें। कहानी क्या लगती है आपको, बीच की कहानी? आपने भी कई लोगों से बात की होगी, अंदर के लोगों से भी बात, आप देखिए कोई ऑफिसर सामने तो बात करेगा नहीं, अंदर खाने तो कोई बात हुई होगी, क्या कहानी लगती है? देखिए, ये बात है बड़े तंत्र की, जैसे कहते हैं ना कि ये पॉलिटिशियन की गेम है। मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, इट इज़ ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स गेम है। वो सोचते होंगे कि आज जब इन्हें जगह मिली थी, हमें रिफ्यूजी अलॉटमेंट हुई थी, जैसे बुजुर्गों ने बताया कि उस टाइम बंजर ज़मीनें थी, वैल्यू नहीं थी, जीरो थी, उन्होंने ऐसे दे दी कि यार जहाँ बैठे बैठ जो आपको दे दी अलॉटमेंट। आज वो जगह हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत के साथ वहाँ पर दिन रात पसीना बहा के उस जगह को आज करोड़ों रुपये की, अरबों रुपये की वैल्यू बना दी है। आज शायद उन पॉलिटिशियनों को, चंद पॉलिटिशियन है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इन लोगों के पास इतनी वैल्यूबल जगह कैसे पहुँच गई हैं। आज इंडस्ट्री सेक्टर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में उन्होंने ऐसे इंडस्ट्री ला रहे कि जहाँ पे जैसे लोग बेरोजगारी थे, आज लोगों के सिर पे मौत के कगार लगा। मैं कठुआ की बात करूं, यहाँ आज रेड कैटेगरी के यूनिट इतने लग रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे हिसाब से नज़दीक बस्तियाँ जिसमें 15 से तकरीबन 20,000 लोग हैं, हमने सर्वे किया है, वो उनको आने वाले 2 सालों में शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों यार, आबादी आप कर रहे हो, लोगों को ये मत कहिए कि लोगों को ख़राब करके, लोगों के जीवन से खेल के आप करेंगे। और इसी के पार्ट मुझे लगता है कि जो 254 जो रिफ्यूजियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये एक पॉलिटिक्स की गेम से सरकारों से अपील भी करता हूँ कि आप जल्दी जल्दी मसला हल करके इन लोगों को अपना जो हमारा हक है हमें वापस दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, देखिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक 81 साल के बुजुर्ग अगर यहाँ पर अपने घर से यहाँ पर आए हैं, और मैं देख रहा था कि अंकल ने छड़ी ली हुई थी, तो ये वो दौर है या ये वो समय है जब ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अभी उस विकास की ओर जा रहा है जिसने वो विकास, वैसा ऐसा विकास जो 70 सालों में नहीं देखा। लेकिन क्या वो विकास इस तरह से होगा कि जो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ वहाँ पर गंवा दिया, उस बंटवारे में सब कुछ गंवा दिया,